हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 4 दिसंबर 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछे हुए साइंस के 25 प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस शिफ्ट में फिजिक्स से 9 प्रश्न पूछे गए थे, केमिस्ट्री से 9 प्रश्न पूछे गए थे और बायो से 7 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन कथन अमीबा के संबंध में सत्य है? यानी अमीबा के बारे में आपको बताना है। तो थोड़ी सी जानकारी हम अमीबा के बारे में ले लेते हैं। अमीबा का ये वाला भाग जो होता है उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं और ये इस तरीका का जो निकला हुआ रहता है ब्रांचेस टाइप का, उसको हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं और ये अपना इसी के द्वारा जो है भोजन इसको अंदर लेकर के जाता है। अमीबा की बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने सीडोपोडिया की सहायता से चलता है और भोजन को अपने भीतर लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह अपने शरीर से कांटे निकाल करके चलता है? नहीं, कांटा निकाल करके थोड़ी चलता है। यह सीडोपोडिया की सहायता से चलता है और भोजन ग्रहण करता है। यही कथन तो है, ये सीडोपोडिया की सहायता से चलता है और भोजन अपना भीतर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से बड़ा बांध बनाने का प्राथमिक लाभ क्या है? अगर हम बड़ा बांध बनाएंगे तो बिजली हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगी और बड़े बांध होने का जो मेन पर्पस होता है वो बिजली अत्यधिक उत्पादन का होता है। और भी अन्य लाभ होते हैं जैसे सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, जल संचयन एवं पेयजल की आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग के लिए जल एवं मछली पालन एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। हालांकि अगर बात करें कि सबसे ज्यादा लाभ किस चीज के लिए किया जाता है तो जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर किस में है? 1 में है। नेक्स्ट सवाल, एक 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या है? यानी आपसे वोल्ट पूछ रहा है, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 ओम। हीट कितना उत्पन्न किया है? 200 जूल। हमको भी निकालना है। तो हीट बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर टी। टी लेकिन 1 सेकंड है तो हम आई स्क्वायर आर ही रखेंगे। हीट कितना दिया था? 200 जूल। आई हमको निकालना है, आर दिया हुआ 8। 8 से इसको काट देंगे, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40। यहाँ से आई बराबर कितना आ गया? 5 एम्पियर आ गया। अब हमें भी चाहिए तो भी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आई आर। आई का वैल्यू दिया हुआ है 5 और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 पचे क्या कितना हो जाएगा? 40 ओम हो जाए और 40 वोल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 40 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब एक गिलास को पानी में रखने पर एक स्ट्री या छड़ी या मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? तो देखिएगा इसका, है ना, ये अगर प्रकाश अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्रिया होती है, तो इसमें हम लोगों को ये जो अभिलंब की ओर झुकते हुए और टेढ़ा दिखाई देता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो हाँ, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया अस्थिर अनुपात होता है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों जो अपवर्तन के बारे में दोनों बातें बता रहे हैं, ये अपवर्तन का दोनों नियम है और दोनों का दोनों सही है। तो कथन 1 और कथन 2 क्या है? दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं इसका सही है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलने पर 7 से अधिक पीएच वाला विलयन बनाएगा? 7 से अधिक, 7 से अधिक। 7 से अधिक कहने का मतलब ये हो गया कि जो 7 होता है वो उदासीन होता है और 7 से अधिक वाला क्षारीय कहलाता है और 7 से कम वाला अम्लीय कहलाता है। तो वैसा आपको ढूंढना है जो 7 से अधिक यानी क्षारीय दे, यानी क्षारीय की बात कर रहा हो। तो इसमें अगर देखिएगा सोडियम क्लोराइड, तो ये क्षारीय नहीं उदासीन होता है, तो ये नहीं होगा नहीं। अमोनियम क्लोराइड ये हल्का सा अम्ल टाइप का होता है, तो ये हो नहीं गा। कॉपर सल्फेट भी अम्ल है, तो ये नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? सोडियम एसीटेट जो होगा, इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल,
पौधे में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अधिकांश पौधा के नियंत्रण में पर्यावरण होता है? नहीं। बहुत कम पौधे के नियंत्रण में पर्यावरण होता है? ऐसा भी नहीं होता है। ऊर्जा के पर्यावरण स्रोत एक समान होते हैं? नहीं। पौधे पर्यावरण के नियंत्रण में नहीं है, पौधे पर्यावरण के नियंत्रण में नहीं है, यही कथन जो है हमारा क्या है, सही है, यानी ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट सवाल, यदि एक व्यक्ति को जूते का कुल क्षेत्रफल जो है 0.02 मीटर स्क्वायर है एवं जमीन पर खड़ा है, यदि व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो जमीन पर दबाव क्या होगा? तो दबाव यानी प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना दिया हुआ है? 600 न्यूटन। एरिया कितना दिया हुआ है? 0.02 मीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, 2 से काटेंगे तो 300 और 300 को 100 से कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट सवाल, उच्च स्वर और निम्न स्वर वाले ध्वनि में क्रमशः होते हैं। उच्च स्वर के लिए उच्च आवृत्ति चाहिए और कम निम्न स्वर के लिए कम आवृत्ति चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल गलत है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बुनियादी प्रकृति के लिए जिम्मेदार है? बुनियादी प्रकृति का कहने का मतलब यह है कि क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। तो जो H प्लस होता है, जो H प्लस आयन होता है वो अम्ल प्रकृति का होता है और जो OH आयन जो होते हैं वो क्षार प्रकृति को दिखाते हैं। देखिएगा, किसी भी विलयन की बुनियादी प्रकृति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो H प्लस आयन अगर 7 से H प्लस आयन अगर अधिक है तो उसका pH वैल्यू जो होगा वो 7 से कम होगा, और जब H प्लस आयन और OH आयन बराबर है तो उसका pH वैल्यू 7 होगा, और OH आयन अगर अधिक है तो वो उसका जो pH मान होगा वो 7 से अधिक होगा, यानी क्षारीय होगा। तो कौन सा क्षारीय होगा? तो OH आयन जिसका अधिक होगा वो। तो कौन सा होगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्षारण के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण संक्षारण के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो हवा जो है संक्षारित कर देता है, पानी भी संक्षारित कर देता है, एसिड भी संक्षारित कर देता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें जंग लग जाएगी, पानी में से भी जंग लग जाएगा और एसिड भी इस पे डालेंगे तो जंग लग जाएगा। लेकिन मिश्र धातु जो होता है वो जंग नहीं लगाता है, क्योंकि मिश्र धातु जंग लगने से बचाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, घरेलू विद्युत परिपथ में पृथ्वी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में क्या करते हैं कि अंदर जो है अंडरग्राउंड कर देते हैं, ताकि जो जितने भी एक्स्ट्रा बिजली आएगी वो सारा चला जाएगा और हमारा उपकरण क्या होगा? बचा रहेगा। ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है। किसी उपकरण में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पे अतिरिक्त जो धारा है वो पृथ्वी में चली जाती है, जिससे उपकरण जो है क्षतिग्रस्त होने से बचता है। तो घरों में यही काम किया जाता है ग्राउंडिंग करने का। तो ओवरलोडिंग को रोकना और उपकरणों की सुरक्षा करना, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, पेट और आंत जैसे आंतरिक अंगों की दीवार में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? तो चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बनों से बंधा होता है, जिससे सारणी बनती है। जो ग्रेफाइट है, इधर देखिएगा, ग्रेफाइट की संरचना की बात करें तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकनित होता है और एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन बनाता है, जिससे षष्ठकोणीय सारणी बनती है। षष्ठकोणीय 1 2 3 4 5 6 इस तरीका का षष्ठकोणीय जो है वो सारणी बनाता है। तो राइट आंसर किस में मिलेगा? ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, अंडाशय पेट की गुहा के अंदर बजाय बाहर रूप से क्यों स्थित होता है? ये जो हमारा वृषण होता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, ये आखिर शरीर के अंदर क्यों नहीं रहता है, शरीर के बाहर क्यों रहता है? ताकि इसे आवश्यकता अनुसार टेम्परेचर मिल पाए,
हाँ, क्योंकि सही टेम्परेचर रहेगा तब भी इसमें स्पर्म का निर्माण होगा। अगर ये शरीर के अंदर रहेगा तो शरीर के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो काउंट कम हो जाएगा। इसीलिए इसको शरीर के बाहर रखा जाता है ताकि स्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो अच्छा से हो पाए। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए ये बाहर रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। चीन परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित एक सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई को किस रूप में लिया जाता है? तो सीधा सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, आभासी होता है। और सीधा प्रतिबिंब जो आभासी होता है उसके लिए जो ऊंचाई लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। और जब प्रतिबिंब जो है रियल बनेगा, जब प्रतिबिंब रियल बनेगा या और उल्टा बनेगा तब हम उसके लिए क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, धनात्मक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अकेला जीव द्वारा प्रजनन की विधि नहीं है? अकेला अकेला जीव माने अकेले प्रोडक्शन कर सकता है, अकेले प्रजनन कर सकता है। तो पुनर्जनन पुनर्जनन तो अकेले कर देगा, है ना। विखंडन अपने खुद को विखंडित करके अकेले ये प्रजनन कर सकता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल दोनों चाहिए तब जाकर के प्रजनन होगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए तब होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी ये अकेले प्रजनन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सवाल। एक सिक्का एक गिलास को ढकने वाले कार्ड पर रखा गया है। जब कार्ड को उंगली से तेज से झटका दिया जाता है तो सिक्का जो है वो सीधे गिलास से गिर जाता है। यह स्थिति क्या दर्शाता है? तो यह स्थिति अपने जड़त्व का गति दिखाता है। जड़त्व का नियम बताता है कि जो व्यक्ति जिस पोजीशन में है इसी स्थिति में रहना चाहता है जब तक कि उस पे बाहरी बल नहीं कार्य करे। इस कंडीशन में हुआ ये कि हमने इस कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाए तो कार्डबोर्ड जो है वो आगे चला गया, लेकिन ये सिक्का जो है अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहा, इसलिए ये जब आगे चल गया तो सिक्का जो है वो पानी में गिर गया, है ना। तो ये क्या हो गया? सिक्का इसीलिए हल्का है क्योंकि कार्डबोर्ड उसे धक्का देता नहीं। झटका झटका सीधे सिक्का पर बल लगाता है नहीं। कार्ड को दूर जाने पर सिक्का जो है वो जड़त्व के कारण, किसके कारण? जड़त्व के कारण वो स्थिरता उसमें पैदा हुआ, जिसके कारण जो है सिक्का किस में गिर गया? गिलास में गिर गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणु गतिविधियों के लिए आवश्यक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु जारी करता है? एटीपी। एटीपी ये क्या है? तो ये ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। और ऊर्जा का विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु जारी करता है जो कोशिका की गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट सवाल। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है रासायनिक सूत्र। तो कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में, या 2 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल। एक समान वेग समय ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वेग समय ग्राफ के लिए एक समान वेग है। तो ये हो गया वेग हमारा, ये हो गया समय, और ये हमारा ग्राफ हो गया। तो एक समान वेग यानी वेग जो है वो बदल नहीं रहा। तो जब वेग बदलता नहीं है तो त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। वेग क्या है? समान है। तो वेग समान है तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वेग जब समान है उसमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब वेग बढ़ता तो त्वरण बढ़ता, जब वेग कम था तो त्वरण घटता। यहाँ पे वेग समान है तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? त्वरण जो होता है वो 0 हो जाता है। और चूंकि वो पैरेलल है, इसका ग्राफ पैरेलल होता है, तो इसमें स्लोप यानी ढलान जो है ये भी 0 हो जाता है, क्योंकि ढाल इसमें है ही नहीं। जब इस तरीका का फिगर बनता है तब इसमें कुछ ढलान देखने को मिलता है, लेकिन इस फिगर में ढलान भी 0 है और त्वरण भी 0 है। तो ढलान और त्वरण क्या है? 0 है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट सवाल। ब्यूटेन C4H10 को 2 अलग अलग रूपों में मौजूद एक श्रृंखला के साथ एक शाखित श्रृंखला के साथ इस घटना को क्या कहा जाता है?
इधर समझिएगा, ब्यूटेन अलग अलग संरचनाओं सीधी श्रृंखला शाखित श्रृंखला में पाया जाता है। सीधी श्रृंखला में भी पाया जाता है और कुछ ब्रांच में भी ये पाया जाता है, लेकिन इन दोनों का रासायनिक सूत्र समान ही होता है, जैसे कि C4H10, ये दोनों का रासायनिक सूत्र समान है। बट एक इसे हम सीधी श्रृंखला में भी लिख सकते हैं और इसको हम ब्रांच में भी लिख सकते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को समवेता कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट सवाल, यदि कोई व्यक्ति t समय में w मात्रा का कार्य करता है तो शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला किस ऑप्शन में है? शक्ति बराबर कार्य प्लस समय नहीं, शक्ति बराबर कार्य इंटू समय नहीं, शक्ति बराबर समय बटा कार्य नहीं, समय बटा कार्य नहीं, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यानी राइट आंसर कहाँ मिलेगा हमको? ऑप्शन संख्या 4 में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? रदरफोर्ड ने नाभिक में पॉजिटिव चार्ज को ढूंढे थे। नाभिक में केवल ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं? नहीं, नाभिक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक वाला तो उसके बाहर रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोषों में अस्थिर होते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। परमाणु पूरे रूप से एक समान धनात्मक गोला में नहीं, परमाणु के केंद्र में एक सरल धनात्मक नाभिक होता है। इसका खोज किए थे रदरफोर्ड साहब ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसकी खेती उनके द्वारा बनाए गए मोतियों के लिए की जाती है? तो मोती के लिए जो खेती किया जाता है वो होता है सीप की खेती। सीप की खेती से मोतियां, उससे सीप को पाला जाता है और सीप के अंदर गोल गोल दाना के तरह इसमें मोती पाया जाता है, जिसका उपयोग माला बनाने में किया जाता है या ज्वेलरी में प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।